नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो एनसीईआरटी पर होने वाली है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी कक्षा 12 की मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ। एनसीईआरटी के दोस्तों शुरू के 3 चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरे चैप्टर का थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा था, जिसमें सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच का संबंध डिस्कस करना था। उसी को लेकर के ये वीडियो है दोस्तों। चैनल पर 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड, और इस वीडियो में दोस्तों मेनली हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंध को लेकर। शुरू से भारत अमेरिका संबंध का डेवलपमेंट कैसा रहा, उस चीज को लेकर जानेंगे। बहुत सारी चीजें आज के संदर्भ में भी देखेंगे कि भारत अमेरिका के संबंध कैसे हैं और किन किन क्षेत्रों में इन दोनों देशों के बीच सहयोग चल रहा है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा पृष्ठभूमि डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर भारत अमेरिका संबंधों का जो विकास है वो किस तरह से होता है। साथियों, शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह बिल्कुल मित्र विहीन हो गया है। इस अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला लिया। इस नीति के चलते हाल के वर्षों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक सहयोगी बन गया है। दोस्तों, भारत अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि मैं आपको दूं, उससे पहले कुछ आंकड़े मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, जिससे आपको उनको समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसानी मिले दोस्तों। ठीक है, साथियों एक आंकड़ा बताऊं अगर मैं, तो हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति देखने को मिली है भारत अमेरिकी संबंधों के बीच। 2 बातें, एक तो टेक्नोलॉजी को लेकर, दूसरी थी अमेरिका में बसे जो अनिवासी भारतीय हैं, जो हमारा यहाँ के लोग अमेरिका में जाके काम के सिलसिले में बस रहे हैं, उनके जुड़ाव से लेकर के बातें हैं। दोस्तों, अगर एक आंकड़ा देखें तो जो सॉफ्टवेयर का सेक्टर है, उसमें भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 65% यानी कि 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग जो वहां की एक रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनी है, उसके लगभग 35% जो तकनीकी कर्मचारी हैं वे भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, लगभग 3 लाख से अधिक जो भारतीय हैं वे सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। तथा दोस्तों साथ ही साथ हाई टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, उच्च प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, उसमें भी लगभग 15% कंपनियों की जो शुरुआत है वे अमेरिका में बसे भारतीयों ने ही की थी। दोस्तों, ये आंकड़े से आपको समझ में आएगा भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के बारे में, उसकी गहराई के बारे में। दोस्तों, एक नजर हम डालेंगे भारत अमेरिका संबंध की पृष्ठभूमि पर, जो कि शुरुआत से 1947 से, जो कि भारत के आजादी के बाद से आज तक लेकर के भारत अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके बारे में हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अधिकांश अवधि में अमेरिका ने अपनी सामरिक आवश्यकताओं के संदर्भ में दक्षिण एशिया को अधिक महत्व नहीं दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित देश है। तो जब 1947 था, उस समय में अमेरिका ने कभी स्ट्रेटेजिक तौर पे जो साउथ एशिया को उतना महत्व नहीं दिया था। इसलिए भारत उनके संबंधों के मतलब प्रेफरेंस के केंद्र में भी नहीं था। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 2 दशकों में जो गेहूं का जो आपूर्ति थी भारत के लिए, वह अमेरिका ही करता था। आप जानते हैं PL 480 जो एक कार्यक्रम था, जो भारत गेहूं निर्यात करता था अमेरिका से। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू जब स्वतंत्रता हुई थी, हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन बहुत कम था और जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में भुखमरी वगैरह से निपटने के लिए हम अमेरिका से गेहूं का आयात करते थे, जिस गेहूं का नाम था PL 480। दोस्तों, वो बहुत ही लो कैटेगरी का अनाज था। उसको हमें खाने के लिए अमेरिका द्वारा निर्यात हम आयात करते थे अमेरिका से। तो ये उसका एक कार्यक्रम है। दोस्तों, PL 480 कार्यक्रम लगभग 1960 के मध्य में
राजनीतिक मतभेदों के कारण निलंबित कर दिया गया था। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तब अमेरिका ने पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में भारत चीन सीमाओं के संदर्भ में भारत द्वारा जो व्याख्या दी गई थी उसका अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी गुट या सोवियत गुट में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके स्थान पर उसने गुट निरपेक्ष मार्ग की रूपरेखा बनाई थी जो व्यापक रूप से किसी भी महाशक्ति से संबद्ध होने से रिलेटेड था दोस्तों। ठीक है, संबद्ध होने से रिलेटेड नहीं था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको मैं उस एक दूसरे चैप्टर में, इस एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। जो लोग नहीं जानते गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है वो जाकर के वो वीडियो देखें, जिससे उनका गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं 1960 के बाद से। दोस्तों जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वायत्तता को हमेशा अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था, यानी कि भारत पूरा स्वतंत्र होना मतलब बहुत पहले से उसकी नीति रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी के दबाव में भारत रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी इसी लिहाज से किया था। दोस्तों 1960 के अंत के जो दशक थे उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण चीन रूस जो संबंध थे उनके बीच दरार हो गई। तो अमेरिका का जो झुकाव था वह चीन की तरफ हो गया और सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर हो गया। सोवियत संघ ने सामरिक स्तर पर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध भारत को हमेशा महत्वपूर्ण सुरक्षा दी। दोस्तों 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश का जन्म होता है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, उस दौरान 1971 के दौरान नई दिल्ली और मॉस्को के मध्य, मॉस्को जो कि रूस की अभी वर्तमान रूस की राजधानी भी है और सोवियत संघ की भी, जो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उससे पहले तक उस समय तक सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को ही हुआ करती थी। मॉस्को ही राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था सोवियत संघ के टाइम पे, और वही सोवियत संघ की लेगेसी आज भी मॉस्को को ही मिली है और रूस की राजधानी मॉस्को ही है दोस्तों। तो हम मॉस्को और दिल्ली की जब बात करेंगे तो इन दोनों देशों के संदर्भ में ही बात करेंगे। दोस्तों 1971 में नई दिल्ली और मॉस्को के मध्य शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों ने आसन्न खतरे की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने का भी वचन दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा कि भारत अमेरिकी संबंधों का डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे शुरू होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 1971 में दिल्ली और मॉस्को के बीच मित्रता सहयोग संधि पर हस्ताक्षर होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति थी उसने लंबे समय तक भारत के प्रति अमेरिकी विद्वेष का एक कारण बनी थी। अमेरिका और भारत के संबंध लंबे समय तक जो आपसी तालमेल नहीं बढ़ पाया उसका बहुत बड़ा कारण था कि भारत किसी भी गुट से दूर था। लेकिन 1971 में ऐसा आभास हुआ कि भारत सोवियत संघ के खेमे में जा रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा इस बात को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी गुटबंदी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है और वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन भी करता है। दोस्तों इन सब के बीच सामरिक समस्याओं के अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से एक आकर्षक गंतव्य भी नहीं था। भारत सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी कि 1991 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई और भारत की विदेश एवं रक्षा नीति पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव पड़ा। जब सोवियत संघ का अचानक विघटन हुआ तो एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय मित्रता के मामले में एक शून्यता व्याप्त हो गई। दोस्तों नई दिल्ली जो थी, भारत उसको यह आभास हुआ कि सोवियत संघ के साथ संबंध दोस्तों इस लाइन को आप ध्यान रखना कि नई दिल्ली को आभास ये हुआ कि वॉशिंगटन के साथ जो संबंध थे सोवियत संघ के पतन से उभरे शून्यता को भरने के लिए और बीजिंग की जो उभरती हुई नई शक्ति थी उसको संतुलित करने में सहायक सिद्ध होंगे। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत को यह आभास हुआ कि अब तो सोवियत संघ रहा नहीं और चीन का इकोनॉमिक इमरजेंस बहुत तेजी से हो रहा था, राइज हो रहा था, इकोनॉमिक राइज चाइना का हो रहा था। तो ऐसे में भारत ये बात महसूस हुई
कि अब हमारा अमेरिका के साथ संबंधों को अच्छा करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है और एक शक्ति के रूप में एशिया में उभर भी रहा था। तो इसलिए हमें आवश्यक था कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध चीन के लिए शक्ति संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। दोस्तों, अब जो है अमेरिका भारत को सोवियत संघ से उसकी मित्रता के संदर्भ में देखने के लिए बाध्य नहीं था, यानी कि जो अमेरिका था वो भी थोड़ा ओपन हुआ। फिर एक भारत के ऊपर टैग उसने नहीं रखा कि आप सोवियत संघ के खेमे में ही हमेशा रहते हो, जो कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान वॉर हो रही थी उसके बीच जो भारत का सहयोग जो है दिया था सोवियत संघ ने, उसको लेकर के अब अमेरिका का जो दृष्टिकोण था वो साफ था कि भारत ऐसी बात नहीं है, वहां झुकाव नहीं रखता, जबकि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है, ऐसा वाशिंगटन यानी कि अमेरिका ने भी मान लिया था। दोस्तों, वर्ष 2004 में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक भागीदारी में परिवर्तित कर लिया, यानी कि 2004 से भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों की भागीदारी जो है प्रारंभ हो गई ठीक ठाक तरीके से। दोस्तों, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से और पिछले दशक में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों को चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने जैसे साझे सामरिक हितों और लोकतंत्र जैसे साझे मूल्यों ने संचालित किया है। यानी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं अब बहुत अलग एस्पेक्ट्स में चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हाल के वर्षों में भारत की जो इकोनॉमी थी वो लिबरल इकोनॉमी बना दिया, भारत ने अपना लिबरलाइजेशन कर दिया, जिससे कि व्यापार नीतियों में भी काफी लचीलापन आया। तो भारत ने थोड़ा सा सहयोग की प्रवृत्ति दिखाई, तो अमेरिका और भारत के बीच सहयोग बहुत अच्छे से बन गया। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करते हैं कि जो भारत और अमेरिका है, दोस्तों पृष्ठभूमि को बताने से पहले मैंने आप लोगों से एक चर्चा किया था कि भारत और हाल के वर्षों में ये समझ में आया कि भारत और अमेरिका के बीच दो नई बातें उभर कर आई हैं, एक टेक्नोलॉजी और दूसरी अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है, और बोइंग जो कंपनी मैंने अब रक्षा क्षेत्र के उत्पाद बनाती है बोइंग, मैंने बताया कि बोइंग के तकरीबन 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं, और 3 लाख से भी अधिक जो भारतीय हैं वे सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, और हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 15% जो कंपनियों की अमेरिका में शुरुआत हुई है वो अमेरिका में बसे भारतीयों ने ही की है। ये आंकड़े मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में अमेरिकी वर्चस्व को लेकर, भारत अमेरिकी संबंध को लेकर 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। तो आइए इन जो रणनीतियां हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तो तीनों रणनीतियां हैं भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर के, वो पहली रणनीति के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते हैं और समझते हैं, वे भारत अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। तो दोस्तों, ये एक वर्ग है चिंतकों का जो चाहता है कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव जो है वो बनाए रखे। अब दूसरा वर्ग देखिए क्या कहता है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों से उनमें हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी है। दोस्तों, ऐसे विद्वान मानते हैं कि ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं ये विद्वान जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए, और वे ये भी मानते हैं कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर भारत को इससे नुकसान
होने वाला है दोस्तों। और ये इस पीढ़ी के विद्वान कहते हैं कि भारत को अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाना चाहिए। अब आइए तीसरे दल के विद्वानों के बारे में जानते हैं कि तीसरे खेमे के लोग क्या कहते हैं। दोस्तों कुछ विद्वानों की राय ये है कि भारत, तीसरे श्रेणी के विद्वान कहते हैं कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बना ले। कुछ सालों में यह गठबंधन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे आपके सामने तीन अलग अलग विचार। पहला विचार कहता है कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव रखे। दूसरा विचार कहता है कि भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। तीसरा विचार कहता है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का एक संघ बनाए। वह संघ अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में धीरे धीरे सक्षम हो जाएगा दोस्तों शायद भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वे इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित हेलमेल तैयार करना होगा दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान संदर्भ में क्या क्या सहयोग है, किन किन क्षेत्रों में ये सहयोग एक दूसरे का करते हैं, इसके बारे में आइए थोड़ा सा एक एक करके विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय सहयोग विविधतापूर्ण और बहुत क्षेत्रीय है। इस द्विपक्षीय सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्षेत्र जो हम लेंगे वे व्यापार का लेंगे। दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार यानी कि भारत अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार है अगर 2014 में देखें तो 104 बिलियन डॉलर था, जो 2016 में बढ़कर 114 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। यानी कि पहले जो था 2014 में वो था 104 बिलियन डॉलर और 2016 में जो है दोस्तों 2016 में वो बढ़कर हो गया 114 बिलियन डॉलर। ये भारत अमेरिका के बीच में व्यापार है। इन दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 67 बिलियन डॉलर के करीब है। इनमें से अमेरिका को जो निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य है वह 86 बिलियन डॉलर का था और अमेरिका से जो आयातित वस्तुओं का मूल्य है वह 21.7 बिलियन डॉलर था। दोस्तों यहाँ पे अगर व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें भारत सरप्लस की स्थिति में यानी कि फायदे की स्थिति में व्यापार के दृष्टिकोण से भारत है। भारत अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है, आयात कम करता है। ये सुरक्षा व्यापार का दृष्टिकोण होगा। आइए सुरक्षा में देख लेते हैं रक्षा सुरक्षा के बीच क्या हो रहा है। दोस्तों मालाबार नाम का एक सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के साथ करता है जो कि नेवल जो एक्सरसाइज है मिलिट्री की वो है। दोस्तों भारत अमेरिका और जापान को मिला करके नेवल एक्सरसाइज मालाबार के नाम से करता है। भारत और यूएसए एक युद्ध अभ्यास नाम से भी सैनिक अभ्यास करते हैं जो संभवतः स्थल सेना का होता है। दोस्तों क्वाड एक ग्रुप आप जानते हैं कि क्वाड भी अभी हाल ही में बनाया गया जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के लोग एक दूसरे के बीच परस्पर सहयोग करने की बात करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है। दोस्तों क्वाड के अंदर क्वाड बनाया ही बेसिकली इसलिए गया है कि चीन का जो बढ़ता इमरजेंस है उसको रोकने के लिए ये चारों देश मिल करके चीन को संतुलित करने के लिए ही ये बनाए हैं। दोस्तों एक जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं हमने बहुत सारे हथियार भी अमेरिका से आयात किए हैं जिसमें आपका लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे हो जो कि दुनिया में बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है और चिनूक हो जो कि हैवी वेट लिफ्टर है जो कि मतलब सैनिक साजो सामान को वह उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम एक हेलीकॉप्टर है चिनूक, उसको भी आपने आई थिंक देखा ही होगा। और दोस्तों साथ ही MH-60 रोमियो नाम का एक मैरीटाइम हेलीकॉप्टर मरीन हेलीकॉप्टर है जो कि समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है। वो भी हम अमेरिका से अभी हाल ही में कुछ मात्रा में खरीदे हैं। P-8I का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता है जो कि अमेरिका से भारत ने काफी बड़ी मात्रा में आयात किया हुआ है अपनी सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने समुद्री सुरक्षा को लेकर।
दोस्तों अगर प्रमुख रक्षा समझौतों की बात करें या समझौतों की बात करें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने जो है अमेरिका और भारत के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट एलएसए के नाम से एक 2016 में हुआ, जो कि एलएसए का भारतीय रूपांतरण है लिमोवा, जो कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच। दोस्तों एक और है सिस्मोवा के नाम से, जिसका पूरा नाम है कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसको भी आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच ये समझौते हैं। दूसरा है दोस्तों बेका, BECA, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, 2002 में भारत ने GSOMIA इसके नाम से एक सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया है। दोस्तों ये सैनिक जो सूचनाएं हैं एक दूसरे की, वह भी भारत और अमेरिका साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं असैन्य परमाणु समझौते की। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होता है भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे उसको लेकर के। इवन इसकी यह भारत और अमेरिका के बीच जो असैन्य परमाणु सहयोग होता है 2007 में मनमोहन गवर्नमेंट के अंदर इसको अंतिम रूप दिया जाता है। उस समय कहा जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे उसके एक नई युग की शुरुआत इस समझौते से होती है। दोस्तों आइए देख लेते हैं असैन्य परमाणु सहयोग। दोस्तों जुलाई 2007 में इसको अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते से भारत और अमेरिका के संबंधों में और भी ज्यादा घनिष्ठता आती है। देख लेते हैं इस समझौते के अंदर प्रावधान क्या क्या थे। पहला प्रावधान था भारत की सैन्य व नागरिक सुविधाओं को पृथक करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा, भारत को अपने समस्त स्वदेशी यूरेनियम को अपने हथियार कार्यक्रम के लिए आरक्षित करने की भी अनुमति दे दी गई थी इस कार्यक्रम के दौरान। तीसरा, भारत को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया था कि भविष्य की किन सुविधाओं के लिए और रक्षोपायों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों असैन्य परमाणु सहयोग भारत और अमेरिकी संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। साथ ही दोस्तों निवेश की हालत क्या है ये देख लेते हैं। दोस्तों निवेश के क्षेत्र में जो हाल के वर्षों में अमेरिका में जो भारतीय निवेश बढ़ रहा है उसमें द्विपक्षीय संबंधों में एक नवीनता जो है एक जोड़ता है भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच। दोस्तों इलाहाबाद, अजमेर, विशाखापट्टनम को जो स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की पहल चल रही है उसमें अमेरिका की जो कंपनियां हैं वह प्रमुख रूप से भागीदार साबित हो रही हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं आतंकवाद का विरोध और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सहयोग हो रहा है। दोस्तों आतंकवाद विरोधी सहयोग में आसूचना साझाकरण, सूचना विनियमन, परिचालनात्मक सहयोग, आतंकवाद रोधी टेक्नोलॉजी और उपकरणों के कारण पर्याप्त प्रगति भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच हुई है। दोस्तों साथ ही 2010 के नवंबर में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत भी ओबामा की यात्रा के दौरान भारत में, आप जानते हैं 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा की गई थी, उसी दौरान होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की भी शुरुआत हुई थी भारत और अमेरिका के बीच। दोस्तों आइए देख लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच कुछ विवादित मुद्दे भी हैं। तो विवादित मुद्दे किस बात पर हैं वे देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच जो विवादित मुद्दे हैं वो दो तीन चीजों को लेकर हैं। जैसे यूएस जो है ना दोस्तों H1B और L1B जो वीजा है उसका शुल्क जो है यूएसए दोगुना करने वाला है, जिसका विरोध भारत कर रहा है। इससे जो अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियां हैं उसमें प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए भारत चाहता है कि उसके शुल्क में वृद्धि न करे अमेरिका। साथ ही दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के जो आगमन में बाधा है उसको हटाए जाने की बात भी जो है व्यापार में रिलैक्सेशन की बात अमेरिका से भारत कर रहा है। और तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार में द्वंद्व को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात। इतना पढ़ाने के बाद आपको एक चीज समझ में आई होगी कि आखिर जो भारत अमेरिकी वर्चस्व है
उससे क्या कभी निजात भी मिलेगी दुनिया को या नहीं? क्या दुनिया उससे कभी दोस्तों आइए देख लेते हैं थोड़ा सा भारत और ये अमेरिकी वर्चस्व आखिर कब तक चलेगा, इससे पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी आइए बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आपके दिमाग में सवाल तो गूंजा होगा कि आखिर अमेरिका का जो वर्चस्व है वह कब तक चलेगा, क्या वो कभी खत्म होगा भी या नहीं खत्म होगा। तो आइए उसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस वर्चस्व से कैसे बचा जाए, आखिर अमेरिका का वर्चस्व कब तक चलेगा। जाहिर तौर पर यह सवाल हमारे जहन में बहुत ही झंझावती सवाल बनकर उभरते हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति होती है। इसके कुछ कायदे कानून जरूर हैं मगर जो युद्ध पर अंकुश रख सकते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को होने से नहीं रोक सकते। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। भारत, चीन, रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद हैं और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन तैयार नहीं हो सकता। तो आखिर आगे देखते हैं कि कुछ विद्वान अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाते हैं। तो आइए इन उपायों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कुछ विद्वान कहते हैं कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत होगी, यानी कि जो वर्चस्व है उससे लाभ उठाया जाए। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि ताकतवर देशों के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं अधिक उचित रणनीति है, और इस रणनीति को कहते हैं बैड वैगन रणनीति, यानी कि जैसे बहे बयार तैसी कीजे पीठ, यानी कि जैसा जैसा चल रहा है उसी के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। यानी कि वर्चस्व जनित लाभों से आप उसको लाभ तो उठा रहे हैं लेकिन उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। दोस्तों देशों के सामने एक और विकल्प मौजूद है। वह विकल्प क्या है कि वे अपने को छुपा के रखें, दबदबे वाले देशों से यथासंभव दूरी बना के रखें। बहरहाल बड़े या मझोले दर्जे के ताकतवर देशों जैसे कि भारत, रूस और चाइना के लिए जो छुपा कर चलने वाली रणनीति है वह ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। हालांकि छोटे देश जो है इस रणनीति पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये रणनीति छोटे देशों के लिए आकर्षक साबित होगी और वे अपने आप को इससे छुपा कर रखने में कामयाब भी हो जाएंगे। कोई भी दोस्तों बड़ा देश अमेरिका के वर्चस्व से किस तरह से बचा रह सकता है। देखिए आप जानते हैं कि भारत, चाइना, रूस इतने अपने आप में हर क्षेत्र में ताकतवर बन रहे हैं कि अमेरिका की नजर से इनका बच पाना तो लगभग नामुमकिन है। तो इन लोगों को अपने लिए भविष्य के लिए एक बेहतर रणनीति बनानी होगी कि आखिर अमेरिका का जो ये वर्चस्व है इससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। दोस्तों एक जो है तर्क और दिया जाता है, कहा जाता है कि राज्येतर जो संस्थाएं हैं, जो यानी कि कोई देश नहीं, देशों के अलग वे संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए एक समय बाद आगे आएंगी। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बनाएंगी जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की ये लोग आलोचना करेंगे और विरोध करेंगे, जिससे अमेरिकी वर्चस्व में कुछ कमी आएगी। तो दोस्तों अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, इसके लिए 3 तर्क जो दिए जाते हैं उस तर्क के बारे में मैंने आपको बताया। पहला तर्क वर्चस्व जनित लाभों से जो है वर्चस्व जनित मतलब फायदा उठाने का, और दूसरा दबदबे वाले देशों से दूर रहो या अपने आप को छुपा के रखो। तीसरा ये कहते हैं कि किसी देश को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो राज्येतर संस्थाएं हैं, राज्य से इतर हैं, जैसे मीडिया ग्रुप हैं और भी मानवाधिकार ग्रुप हैं, ये सब एक समय के बाद अमेरिका के विरुद्ध खुद ही खड़े हो जाएंगे कि अमेरिका का वर्चस्व खुद ब खुद ये लोग डाउन कर देंगे। लेकिन दोस्तों आइए हम अब चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में, और इतिहास देखते हैं कि हमें वर्चस्व को लेकर इतिहास किस तरह की बातें बताता है। दोस्तों शक्ति संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्चस्व की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है।
इसका कारण बड़ा सीधा और सादा है। विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कभी कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उसका वजूद तो बचा ही रहे। इस कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े ही सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय जब उसका चरम होता है तो वह बिल्कुल अजेय जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि वर्चस्व को जीतना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन दोस्तों, इतिहास की कुछ घटनाओं पर अगर नजर डालें तो इतिहास हमें क्या बताता है कि जो दो तीन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि 1660 के समय में लुई 14वें का जो शासनकाल था उसमें फ्रांस अपराजेय नजर आता था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत के विरुद्ध चुनौती देने के लिए खड़े हो गए दोस्तों। तो फ्रांस का वर्चस्व भी गिरा, डाउन हुआ। 1860 के दशक में विक्टोरियाई शासन का सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था। विक्टोरियाई शासन से तात्पर्य दोस्तों इंग्लैंड, ठीक है, जो अपने यहां भी अपने आप को पूरी दुनिया में उसने कॉलोनीज बनाई। एक समय था पूरी दुनिया में उसने राज किया, जो ब्रिटेन था। लेकिन एक समय के बाद दोस्तों उसका भी पराभव हुआ। 1910 में लगने लगा कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए खड़े हो गए दोस्तों। तो वर्चस्व की कहानी यही है कि एक समय आता है जब सब का वर्चस्व खत्म होता है दोस्तों। प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज जो एक्सट्रीम हो वो हमेशा खड़ी नहीं रह सकती। प्रकृति तटस्थता बर्दाश्त करती ही नहीं है, एक न एक दिन प्रकृति उसे गिरा देती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस डिस्कशन के आखिरी पड़ाव पर। तो आखिरी पड़ाव में हम देखते हैं कि आखिर आगे का जो रास्ता है या नीतिगत विकल्प है वे क्या होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षा अमेरिका के साथ प्रमुख क्षेत्र बनकर उभर रहा है, क्योंकि रूस के साथ अमेरिका भारत के लिए उपकरणों का रूस के बाद अमेरिका भारत के लिए उपकरणों की का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन रहा है। यह भारत के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। लेकिन देखेंगे, अगर नीतिगत विकल्प देखेंगे भारत के लिए कि भारत किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व को संतुलित करे, तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि जहां भी संभव हो सहयोग और जहां आवश्यक हो प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए और राजनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते रहना चाहिए। जहां संभव हो एक सेतु की भांति कार्य करे, ब्रिज बना ले। जैसे ईरान, रूस और यूक्रेन के संबंध में भारत ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को बल दिया और अपनी गुटनिरपेक्षता नीति का पालन किया। दोस्तों, रणनीतिक हमेशा बने रहना चाहिए, सामरिक लाभों के प्रलोभन से थोड़ा सा बचे रहना चाहिए। जैसे कि कोई हमें पैसे का लालच दे रहा है या कोई हमें कुछ ऐसा हथियार दे रहा है जो बड़ा ही नायाब है और उसके बदले हमें अपनी जो रणनीतिक मतलब रणनीति है, स्ट्रेटजी है, उससे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसा करना एक देश के लिए दूरगामी दृष्टिकोण से सही साबित नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि चीन का जो प्रतिरोध है और पाकिस्तान को नीचे गिराना, ये हमारी रणनीति का कभी लक्ष्य रहा ही नहीं है। हम बस उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। किसी भी पाले में नहीं रहकर गुटनिरपेक्षता का भी पालन बहुत जरूरी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत की विदेश नीति के अंदर लगातार नॉन अलाइंग मूवमेंट की जो पॉलिसी है उसकी झलक भारतीय विदेश नीति पे लगातार दिखती रही कि भारत न ही रूस की तरफ से पूरी तरह से खड़ा है, न ही अमेरिका या नेटो की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से पूरा बोल रहा है। भारत हमेशा पीसफुल डायलॉग की बात करता है कि आप टेबल पर बैठो और अपने मुद्दों को आप सुलझाइए। भारत हमेशा एक जिम्मेदार देश की भूमिका में दोस्तों रहता है। तो ये भारत के अपने कुछ जो है नीतिगत विकल्प रहे कि अमेरिकी वर्चस्व को किस तरह से
उससे बचा जाए या उसमें मतलब अपने आप को अमेरिकी वर्चस्व के आगे किस तरह से प्रेजेंट करना है। गुटनिरपेक्ष नीति का भी पालन करते रहना चाहिए, जिम्मेदार देश की भूमिका में रहना चाहिए भारत को, और क्वाड जैसे ग्रुपिंग के माध्यम से चीन की शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भी भारत को प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, चीन का इमरजेंस और चीन की प्रेजेंस जो है हिंद महासागर में लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि चीन का एक खुफिया वेसल था जिसका नाम था युआंग 5 कुछ करके नाम था उसका, जो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका के साउदर्न पार्ट पर, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको तकरीबन 99 साल के लिए लीज पर चाइना ने ले लिया, क्योंकि चाइना ने भारी मात्रा में कर्ज दे रखा है श्रीलंका को। श्रीलंका उस कर्ज को उतार नहीं पा रहा है, इसलिए उसने एक अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट बंदरगाह ही चाइना को सौंप दिया है। तो इस तरह से भी चाइना का हिंद महासागर में उपस्थित होना भी भारत के लिए एक जो है चिंता की बात है। तो भारत को चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रशिया के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि रशिया का चीन के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है दोस्तों। और जानते हैं आप कि रशियन इकोनॉमी जो है स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसे जो है चाइना के पास जाना पड़ेगा, और भारत के पास इतने पैसे नहीं कि वो रूस को जो है बहुत बड़ा निवेश दे दे या रूस को कोई आर्थिक बहुत बड़ी मदद भारत कर पाए। हम तो सिर्फ साजो सामान, हथियार और तेल वगैरह या खरीद कर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करके और रशिया की एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हमारी भी इकोनॉमी भले दुनिया में 5वें नंबर पर आती है, लेकिन हमारी भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है चीन के कंपेयर में। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।